अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज का सच के साथ मैं हूं नदीम हुसैन। इस वक्त मुस्लिम लीग नवाज़ अपने तंजीमी अमल से गुज़र रही है, लेकिन इस अमल के साथ साथ ये बात भी सामने उभर कर आ रही है कि जैसे पार्टी की जो क़यादत है उसके अंदर इख्तलाफात मौजूद हैं। इसका तज़किरा भी हो रहा है और इसका इजहार भी हो रहा है। ज़ाहिर है जिस जगह पे मरीम नवाज़ शरीफ साहबा होती हैं वहाँ पे शहबाज शरीफ साहब नहीं होते, और जिस जगह शहबाज शरीफ साहब होते हैं उस जगह मरीम नवाज़ साहबा नहीं होती। आज साहिवाल डिवीज़न के तंजीमी इजलास था और आज देखा गया कि हमज़ा शहबाज भी मौजूद थे और मरीम नवाज़ साहबा भी मौजूद थी। मरीम नवाज़ साहबा ने यह बात कही है कि यकीनन इख्तलाफ राय जो है वो हो सकता है, लेकिन घर के अंदर एक बात पर सब मुत्तफ़िक हैं कि पार्टी के कायद जो हैं वो मियाँ नवाज़ शरीफ हैं। उनका ये भी कहना था कि वोट को इज़्ज़त दो का बयानिया बुनियादी तौर के ऊपर एक ऐसी मंजिल है जिसके नतीजे में महज इक़्तिदार ही नहीं इज़्ज़त भी मिलेगी। अगर इक़्तिदार मिल जाए और इज़्ज़त नहीं है तो फिर ऐसे इक़्तिदार का कोई फ़ायदा नहीं है। हमज़ा शहबाज और मरीम नवाज़ साहिबा के जो इख्तलाफी बयानात सामने आए उससे ये तासुर भी उभर कर सामने आया कि तंजीमी सतह के ऊपर भी इख्तलाफात जो हैं वो अपनी जगह के ऊपर मौजूद हैं। मुस्लिम लीग नवाज़ जो है क्या अपने इस इख्तलाफी अमल को लेकर आइंदा के इंतखाबात को कैसे देखती है, और क्या ये इख्तलाफात जो हैं वो पार्टी को यकजा रख पाएंगे, पार्टी की मुनक़सिम सीनियर लीडरशिप जो है उसको यकजा रख पाएंगे, और पार्टी जो है वो उसी तरीके से इंतखाबात में हिस्सा ले पाएगी जैसे माजी में रहा है। ये एक बड़ा अहम सवाल है। इसके साथ साथ दूसरा जो सेगमेंट है उसके अंदर हम ये बात भी करेंगे कि इंतखाबी इस्लाहात के हवाले से क्या सूरत हाल है, और इसके साथ साथ लंदन से जो ख़बर आई है मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से वो भी एक अहम नौइयत की ख़बर है और उसके यहाँ पर क्या असरात मुरतब होंगे। तीसरे सेगमेंट में हम बात करेंगे अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के इजलास की, कि जिसके अंदर ज़ाहिर है वज़ीर आज़म इमरान ख़ान की वर्चुअल तकरीर ज़रूर थी। उस तकरीर के हवाले से ये बात कही जा रही है कि उन्होंने पाकिस्तान का मुकदमा बड़े मौसर अंदाज में पेश किया है, लेकिन अमरीका में उनकी अदम मौजूदगी क्या सफारती महाज के ऊपर पाकिस्तान के लिए किसी रुकावट का सबब बनी, क्योंकि इस दफ़ा जनरल असम्बली के इजलास में बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज़ हुई हैं जिनके असरात जो हैं वो पाकिस्तान के ऊपर मुरतब हो सकते हैं, और ज़ाहिर है कि ऐसे मौके के ऊपर वज़ीर आज़म की मौजूदगी और वहाँ पर मुख्तलिफ़ क़यादतों के साथ मुशावरत जो है वो यकीनन एक स्पोर्टिव अमल बन सकती थी। ये वो सूरत हाल है जिस पर करेंगे बात मेरे आज के मेहमान सेक्रेटरी जनरल मुस्लिम लीग नवाज़ एहसन इकबाल। एहसन इकबाल साहब, ये पहले तो फरमाइएगा कि ये जो पार्टी की क़यादत की पहले तो घर की सतह का जो इख्तलाफ है, शहबाज शरीफ साहब, हमज़ा शहबाज, ज़ाहिर है मरीम नवाज़ साहबा वो लेकर चल रही हैं, नवाज़ शरीफ साहब का जो बयानिया है उसको आप क्या देख रहे हैं? ये जो इख्तलाफी अमूर हैं घरेलू सतह के ऊपर ये हल हो पाएंगे या पार्टी जो है इन्हीं दो बयानियों में तकसीम रहेगी? एक तरफ बयानिया कारकर्दगी का होगा, एक तरफ वोट को इज्जत दो का होगा। नदीम साहब देखिए, मैं अदब से ये कहना चाहूँगा ये बिल्कुल नॉन इशू है, और मैं कई दफ़ा कह चुका हूँ कि मुस्लिम लीग नून के अंदर चाहे 2 बयानिए हों चाहे 400 बयानिए हों, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि क़यादत के ऊपर एक बयानिया है, और क़यादत जो है वो नवाज़ शरीफ साहब की मुसलमा है, जिसको शहबाज शरीफ साहब से लेके नीचे तक एक कारकुन तस्लीम करता है। असल मसला तब होता है जब क़यादत के ऊपर झगड़ा हो, क़यादत के 2 या 4 दावेदार हों। यहाँ पे कोई क़यादत का दावेदार ही नहीं है। नवाज शरीफ साहब की जो क़यादत है वो सब तस्लीम करते हैं। अब पार्टी के अंदर, एक डेमोक्रेटिक पार्टी के अंदर लोग राय रख सकते हैं, अपनी अपनी राय हो सकती है, लेकिन जब एक आखिरी फैसला हो जाता है तो सब उस पार्टी के फैसले के साथ इत्तफाक करते हुए उसे लेके चलते हैं। तो इसलिए मेरा नहीं ख्याल कि ये कोई इशू है। इशू तो है इस वक्त पाकिस्तान की क्या दुर्गत बनी है,
आम आदमी की क्या जिंदगी है। ये हुकूमत जो वादे करके आई थी वो वादे कहाँ गए हैं? महंगाई ने लोगों का क्या तेल निकाल दिया है? असल अवामी इशूज है, गवर्नेंस मैं का क्या एहसन हाल हो इकबाल गया है, साहब, क्योंकि ये सफारतकारी बहुत में क्या डिबेट हो हो रहा है, रही है, मेरा मैं ख्याल इसलिए है इन आपसे, पर जी बहुत डिबेट हो रही है, मैं इसलिए ये सवाल आपसे कर रहा हूँ कि ये भी कहा जा रहा है कि जाहिर है जब एक स्टेटमेंट आएगा आर्मी चीफ की तौसीक के ऊपर मरीम नवाज साहिबा का, उसके मुखालिफ एक स्टेटमेंट आ जाएगा हमजा शहबाज साहब का, असल सूरत हाल ये होती है कि फिर एक कन्फ्यूजन क्रिएट होता है, और वो वर्कर्स की सतह पे होता है, वो लीडरशिप की सतह के ऊपर भी होता है, और समझ ये नहीं आ रही होती है कि हमने किस मौक़िफ़ को लेकर चलना है। नदीम, हमारी पार्टी में ना लीडरशिप की सतह पे ना वर्कर की सतह पे कोई कंफ्यूजन नहीं है। पूरे वर्कर्स, पूरी पार्टी, तमाम लीडरशिप एक ही मौक़िफ़ पर है, और वो ये है कि पाकिस्तान में आइन की हुक्मरानी होनी चाहिए। इस मुल्क को बुक के हिसाब से चलाना चाहिए। हर इदारा अपना अपना काम करे और इस मुल्क को हम मुआशी तौर पर मजबूत करें। और इस आइनी हुक्मरानी के बयानिए के ऊपर पार्टी में किसी दर्जे में, किसी सतह पे कोई इख्तलाफ नहीं है। इसमें एहसन इकबाल साहब, सवाल ये भी फिर उठता है कि मरीम नवाज साहिबा जो हैं वो यकलख्त एक सख्त मौक़िफ़ इख्तियार करती हैं और फिर एक खामोशी छा जाती है, फिर उस खला के अंदर शहबाज शरीफ साहब आ जाते हैं, हमजा शहबाज साहब आ जाते हैं, फिर मरीम नवाज शरीफ साहिबा जो है सडनली नमूदार होती हैं, फिर उनका एक बड़ा सख्त मौक़िफ़ जो है वो सामने आता है, एक बड़ा सख्त बयान जो है वो सामने आता है, और फिर उसके मुतबादल एक स्टेटमेंट जो वो है वो आ जाती है। अगर ये सूरत हाल है, जब आप इंतखाबात में जाएंगे उस वक़्त फिर ज़ाहिर है और बहुत से मसाइल भी पैदा हो रहे होंगे, आगे क़यादत का मसला पैदा हो रहा होगा, आगे लीड करने का मसला पैदा हो रहा होगा, तो ये फिर जब ये बात कही जाती है कि ये पार्टी तकसीम की तरफ जा रही है, तो उसको आप कैसे देखते हैं? बिल्कुल तकसीम की तरफ नहीं जा रही। जैसे मैंने कहा कि पार्टीज़ तब तकसीम होती हैं जब क़यादत के झगड़े पड़ जाते हैं। यहाँ पे क़यादत का कोई झगड़ा नहीं है, लिहाजा पार्टी के तकसीम होने का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। तो जहाँ तक हर इंसान का अपना टेम्परामेंट होता है, हर इंसान का अपना अंदाज होता है। ये क्रिकेट टीम के अंदर भी दो बैट्समैन ऐसे नहीं होते जो एक तरह की बैटिंग करें। हर कोई अपनी तर्ज की शॉट्स लगाता है, हर कोई अपने तर्ज का खेल खेलता है। कोई फास्ट खेल खेलने का आदी होता है, कोई ज़रा स्लो खेलने का आदी होता है। हर कोई शाहिद अफरीदी नहीं होता, हर कोई मिसबाउल हक नहीं होता। तो इसलिए इसी तरह सियासी जमातों के अंदर भी लोगों का अपना अपना अंदाज होता है बात करने का, सियासत करने का, और एक गुलदस्ता होता है। इसमें यकरंगी तो नहीं होती। सियासी जमात कोई फौजी पलटून तो नहीं है जिसमें सब एक ही एकेडमी से तरबियत लें और एक ही कमांड के ऊपर लेफ्ट राइट कर लें, और या एक ही कमांड पे दाएं मुड़ जाएं या बाएं मुड़ जाएं। ये सियासी जमातों के अंदर एक डाइवर्सिटी होती है, और वो डाइवर्सिटी उनका हुस्न होती है। अच्छा, अब एहसन इकबाल साहब ये फरमाइएगा कि ये जो लंदन से ख़बर आ रही है, यकीनन मुस्लिम लीग नवाज़ के लिए एक बड़ी ख़बर होगी कि वहाँ पे जो मनी लॉन्ड्रिंग के चार्जेस थे उनसे आज़ाद कर दिया गया है शहबाज शरीफ और उनके अहल खाना को। जी, मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत बड़ी कामयाबी है मुस्लिम लीग नून के लिए और शरीफ फैमिली के लिए। और इस हुकूमत का जो सारा बयानिया है आज वो उसका धड़न तख्ता हो गया है। इस हुकूमत का जो मनी लॉन्ड्रिंग का और इल्लीगल फंडिंग का बयानिया था कि ये दौलत बाहर ले गए हैं। आपने जैसे देखा है कि वहाँ पे ब्रिटिश एजेंसी ने एक इंटरनेशनल इन्वेस्टिगेशन की है जिसमें बरतानिया के अलावा यूएई और पाकिस्तान के ज़राए को भी शामिल किया गया है। और इस इंटरनेशनल ब्रॉड इन्वेस्टिगेशन के बाद उन्होंने अपनी फाइंडिंग दी है कि उन्होंने किसी किस्म की कोई इल्लीगल फंडिंग या मनी लॉन्ड्रिंग का कोई वजूद नहीं देखा। ये एक बहुत बड़ा तमाचा है इस हुकूमत के मुंह के ऊपर, जो मुसलसल किरदार कुशी कर रही थी हमारी क़यादत की, जो मुसलसल मुस्लिम लीग नून की किरदार कुशी कर रही थी। और हमारे मुल्क के निज़ाम के ऊपर भी तमाचा है कि जहाँ पे सियासी बुनियादों के ऊपर हम लोगों के खिलाफ केस बनाते हैं, उन्हें जेलों में ठोंसते हैं, उनके बुनियादी हकूक सल्ब करते हैं। मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान खड़ा हो गया है पाकिस्तान के निज़ाम एहतसाब के ऊपर कि किस तरह इसको पॉलिटिकली मैनिपुलेट किया जाता है, किस तरह अपने मुखालफिन को दबाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और अल्लाह ताला का हम शुक्र अदा करते हैं कि अल्लाह ताला ने
एक बैनुल अक़वामी अदालत से और बैनुल अक़वामी इदारों से हमें सर्टिफिकेट दिलवाया है। असल में सादिक और अमीन ये है शरीफ फैमिली के जिसको एक इंटरनेशनल सर्टिफिकेट मिला है, वो सादिक अमीन नहीं जिसको साकिब निसार साहब सादिक और अमीन करार दे गए थे। नाज़रीन, सेक्रेटरी जनरल मुस्लिम लीग नवाज़ एहसन इकबाल से हमारी गुफ्तगू जारी है। वक्त हुआ एक मुख्तसर से कमर्शियल ब्रेक का, मिलते हैं इस वक्फे के बाद। वेलकम बैक। ब्रेक पर जाने से पहले जो बात हो रही थी एहसन इकबाल साहब, उसके हवाले से एक सवाल फिर आगे बढ़ते हैं। ये फरमाइएगा कि आप क्या समझते हैं कि इस फैसले के असरात जो हैं, यहाँ पर जो मुकदमात चल रहे हैं उन पर भी मुरतब होंगे ऐसी सूरत हाल के अंदर, जबकि जो बैंकिंग का मामला है उसके अंदर बहुत सारे सवालिया निशानात हैं। जो मुख्तलिफ़ अकाउंट्स खोले गए, उन अकाउंट्स में पैसे डाले गए और उनका जो सिलसिला है वो जवाब नहीं आ पा रहा है। तो आप समझते हैं कि ये इसका कोई फ़र्क पड़ेगा यहाँ पर? देखिए, जो इन्वेस्टिगेशन हुई है वो तीनों ममालिक के अंदर हुई है। पाकिस्तान में भी हुई है, यूएई में भी हुई है और बरतानिया में भी हुई है। और इस इंटरनेशनल इन्वेस्टिगेशन के बाद अब हुकूमत की जो एफआईए की इन्वेस्टिगेशन है ये सारी बेमानी हो गई है, क्योंकि ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड है। ये हुकूमत अपने इदारों को तबाह कर रही है। मैं वजीर दाखिला रहा हूँ और मुझे फ़ख्र था कि हमने अपने ज़माने में एफआईए को कभी सियासी मुखालफों को दबाने के लिए या पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन करने के लिए इस्तेमाल नहीं किया। एफआईए का एक प्राइड है कि एफआईए जो है वो सिर्फ क्रिमिनल्स का पीछा किया करता था, कभी पॉलिटिकल विच हंटिंग नहीं करता था। बदकिस्मती से मुझे अफसोस है कि आज एफआईए को और एफआईए के अंदर जो पुलिस सर्विस के मुलाजमीन हैं उन सबको ये हुकूमत एक पॉलिटिकल एजेंडा पर लगा के उन्हें उनके किरदार को और उनकी रेपुटेशन को दागदार कर रही है। अच्छा, इसमें एहसन इकबाल साहब अब ज़रा आगे बढ़ते हैं। ये फरमाइएगा, जो इंतखाबी इस्लाहात वाला मामला है, दिखाई ये देता है कि हुकूमत थोड़ा पीछे हटी है और जब वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का मैंडेट तस्लीम कर रही है इलेक्शन करवाने के हवाले से, और आज वज़ीर दाखिला शेख रशीद भी कह रहे थे कि हुकूमत और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो करीब आ रहे हैं, तो क्या पार्लियामेंट के अंदर हुकूमत और अपोजिशन जो है इलेक्शन वोटिंग मशीन और इलेक्शन के हवाले से दीगर इस्लाहात पर कोई पेशरफ्त हो रही है? देखिए, हुकूमत को अपने तर्ज अमल पे गौर करना होगा। अपोजिशन ने तो कौमी असम्बली की कमेटी में भी अपनी तजावीज़ दी जिन्हें हुकूमत ने रद्द किया, और जब बिल कौमी असम्बली के अंदर आया तो नदीम साहब, उसका दस्तूर ये है, कायदा ये है कि उस पर बहस होती है। हुकूमत ने कवायद व ज़वाबित को सस्पेंड करके उस बिल के ऊपर बहस को नहीं होने दिया और बुलडोज करके पास किया। जब ये बिल सेनेट के अंदर गया, वहाँ पर स्टैंडिंग कमेटी को रेफर हुआ, तो उसमें भी अपोजिशन ने भरपूर अपना जो लाहेअमल है, जो अपना उस पर तजावीज़ हैं, उनको बयान किया। और जब हुकूमत ने देखा कि सेनेट ने मुस्तरद कर दिया हुकूमत का मौक़िफ़, तो वहाँ पे वज़रा ने इलेक्शन कमीशन को आग लगाने की धमकियाँ देनी शुरू कर दी। मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत ही गैर जमहूरी रवैया है जो हुकूमत ने इख्तियार किया। ये फैशिज़म की इसमें झलक नज़र आती है। हुकूमत का फ़र्ज़ होता है कि वो बातों को बजाय ठोंसने के बातचीत के ज़रिए इत्तफ़ाक़ राय पैदा करे। हमने 2017 में इलेक्टोरल रिफॉर्म्स की थी। इलेक्टोरल रिफॉर्म में हुकूमत फरीक नहीं होती, तमाम जमातें, इलेक्शन कमीशन भी फरीक होते हैं। लिहाजा वही इलेक्टोरल रिफॉर्म सिरे चढ़ सकती है जिस पे आप नेशनल कंसेंसस हासिल करें। हमने 2017 में नेशनल कंसेंसस से इलेक्टोरल रिफॉर्म्स की थी। ये हुकूमत किसी किस्म का कंसेंसस करने की बजाय यकतरफा तौर पे नाफिज करना चाहती है अपना एजेंडा, जिसकी एक मिसाल मैं आपको दूंगा कि इन्होंने वोटर लिस्ट की कस्टडी जो है वो इलेक्शन कमीशन से लेकर वजारत दाखिला को अपने मतहत कर दी है, ताकि हुकूमत अपनी मर्जी के साथ वोटर्स लिस्ट में तब्दीली करे, जिसका वोट डाले, जिसका वोट ना डाले। ये तो खुली खुली धांधली है। नहीं, इसमें ऐसे इकबाल साहब सवाल ये है, मैंने आपसे पूछा था कि कोई पेशरफ्त हुई है? अगर हुकूमत जो है, जो आपके तहफ़्फ़ुज़ात हैं अपोजिशन के, उनको अकोमोडेट करती है, तो क्या फिर आप इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के ऊपर मुत्तफ़िक हो सकते हैं? देखिए, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन जो है वो नॉन स्टार्टर है हमारे मुल्क के अंदर।
और इसके ऊपर तो बहुत टेक्निकल सवालात और एतराज़ात खुद इलेक्शन कमीशन उठा चुका है। और जर्मनी के अंदर तो उनकी सुप्रीम कोर्ट इसको गैर महफूज करार दे चुकी है। और अभी हमारे वज़ीर आज़म इतने बेखबर हैं कि ये कह रहे थे कि जर्मनी के इंतखाबात में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन इस्तेमाल हो रही है, जबकि वहाँ 2009 में इस पर पाबंदी लगा दी थी सुप्रीम कोर्ट ने। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि ये जो हुकूमत की चीखें निकल रही हैं इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पे और जितना ये शोर डाल रहे हैं, इससे तो साफ लगता है कि इनका पूरा धांधली का मंसूबा ही इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पे दारोमदार है उसका, और ये चाहते हैं कि हर कीमत पे उनको लाएं। तो ये एक इलेक्ट्रॉनिक रिगिंग मशीन तो हो सकती है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन नहीं है। अच्छा, इसमें यह फरमाइएगा कि क्या आप समझते हैं कि जो आने वाले इंतखाबात हैं वो नई मरदमशुमारी और नई हल्का बंदियों के तहत हों? देखिए, इस वक्त जो टाइम है वो बहुत कम रह गया है, क्योंकि मरदमशुमारी की एक्सरसाइज भी तकरीबन 1 साल ले लेती है। उसको कंडक्ट करने में काफ़ी अर्सा लग जाता है, फिर उसको कंपाइलेशन में काफ़ी टाइम लगता है। तो मुझे इस बारे में तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि हुकूमत इलेक्शन से पहले मरदमशुमारी किस तरह मुकम्मल कर पाएगी, और इसलिए ये एक ऐसा इशू है या एक ऐसा एरिया है कि हुकूमत कहीं ऐसा ना हो कि इसकी वजह से इलेक्शन में इल्तवा का कोई बहाना तलाश कर रही हो। और हल्का बंदियों का जो सिलसिला है वो भी आप समझते हैं कि यही हल्का बंदियाँ जो हैं फिल वक्त जो इंतखाबात हैं वो इसी पर हों? देखिए, आईनी तौर पे जो तरीका दर्ज है वो ये है कि हर मरदमशुमारी के बाद हल्का बंदियों का जायज़ा लिया जाता है। अगर तो अगले इलेक्शन से पहले एक नई मरदमशुमारी हो जाती है, फिर हल्का बंदी करना मजबूरी होगी, एक कानूनी तकाजा होगा, और उसमें भी काफ़ी वक्त लगता है। तो इसलिए अगर ये आज तक अमल नहीं हो सका, तो इसका मतलब ये है कि ये मुमकिन नहीं होगा कि अगर 2023 में या उससे कबल 2022 में इलेक्शन होने हैं, फिर तो किसी भी सूरत मुमकिन नहीं है कि मरदमशुमारी और नई हल्का बंदी हो सके। इसमें एहसन इकबाल साहब ये फरमाइएगा कि आप लोग काफ़ी पुरुमीद थे कि अगला साल जो है वो इंतखाबात का साल होगा। ये उम्मीद अभी कायम है कि आप समझते हैं नहीं, हुकूमत जो है वो अपने 5 साल पूरे करेगी? देखिए, जो हमारी कोशिश थी कि हम इस हुकूमत को निकालने में कामयाब हो जाएं, और 26 मार्च को अगर सारी अपोजिशन की लॉन्ग मार्च के बाद इज्तिमाई इस्तीफ़े हो जाते तो फिर बिलाशुबा एक नए आम इंतखाबात के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं रह गई थी और आम इंतखाबात हो जाते। चूँकि उसमें पीपल्स पार्टी ने हमारे साथ इत्तफाक नहीं किया, तो हुकूमत को एक बेल आउट पैकेज मिल गया है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि इस बात का कभी इम्कान है कि हुकूमत भी 2022 में इंतखाबात करवाए, क्योंकि वो कुछ ऐसी कलीदी अपॉइंटमेंट्स हैं जिनसे पहले चाहती है कि वो इलेक्शन कराए। फिर जो मईशत की सूरत हाल है वो इतनी बिगड़ रही है कि अगले साल के बजट में हुकूमत के लिए मुमकिन नहीं होगा कि वो किसी किस्म का रिलीफ दे सके, चूँकि खसारा बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। तो इसलिए ये इम्कान काफ़ी कवी है कि अगले साल मार्च या नवंबर से पहले पहले हुकूमत इलेक्शन कराने का फैसला कर सकती है। एहसन इकबाल साहब, आपने पीपल्स पार्टी की बात की, क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ कोई बैकडोर चैनल पे राब्ता हुआ है? ख़बर आ रही थी कि मरियम औरंगज़ेब साहिबा सखर जाके मिली हैं खुर्शीद शाह साहब से। देखिए, पीपल्स पार्टी अगरचे पीडीएम से जुदा हो गई है, लेकिन वो पार्लियामेंट में अपोजिशन के बेंचेस का हिस्सा है, और इस हवाले से हमारी पार्लियामेंट के अंदर सेनेट में भी और कौमी असेंबली में भी उनके साथ एक वर्किंग लेवल रिलेशनशिप जो है वो बिल्कुल मौजूद है। और आपने देखा है कि जो भी अहम कौमी मसाइल आते हैं पार्लियामेंट के अंदर, सारी अपोजिशन मुश्तरका तौर पे अपनी कोशिश करती है कि लायामल बनाए, और हम हुकूमत के जो गैर जमहूरी कानून साजी है या हुकूमत की जो पॉलिसियाँ हैं उनके ऊपर हमारा जो मौक़िफ़ है वो एक मिलकर ताकत उसको हम आपस में मिला के ताकतवर करें। तो लिहाजा एक वर्किंग लेवल पे पार्लियामेंट के अंदर पीपल्स पार्टी के साथ हमारी कोऑर्डिनेशन रहती है, जो कि हमारा फ़र्ज़ भी है, और वहाँ की पार्लियामान के अंदर अपोजिशन को मौसर बनाने की ज़रूरत भी है।
अच्छा एहसन इकबाल साहब, ये फरमाइएगा कि आपने अभी महंगाई की बात की है, यकीनन महंगाई का एक सिलसिला जो है वो जारी है। आज डॉलर भी पहुंच गया 171 पे, और ज़ाहिर है पेट्रोलियम प्राइसेस अपनी जगह के ऊपर बढ़ रही हैं, असरात जो हैं वो उसके आ रहे हैं। लेकिन आपको जो ये हमारे अंदर एक इसको एब्ज़ॉर्ब करने की कैपेसिटी दिखाई दे रही है, कोई एहतजाज दिखाई नहीं उस तरीके से देता, कोई आवाज़ बुलंद होती हुई दिखाई नहीं देती, बिजली के बिल बहुत ज़्यादा आते हैं, उसके ऊपर कोई बात नहीं हो पाती है। इसी तरीके से अब गैस की कीमतें जो हैं वो बढ़ने जा रही हैं। तो ये वजह क्या है? महंगाई की बात सब करते हैं, लेकिन इसके ऊपर आवाज़ या वो जो रद्द अमल है वो उस तरीके से क्यों नहीं आ पा रहा? देखिए, ये जो महंगाई है इसने लोगों की कमर तोड़ दी है, और लोग जो हैं वो रोज़ाना, जो दिहाड़ीदार मजदूर है, जो कारोबारी लोग हैं, वो बमुश्किल अपने खर्चे पूरे कर पा रहे हैं। और इस इक्तसादी बदहाली की एक वजह ये भी है कि हुकूमत की जो इक्तसादी और मुआशी पॉलिसियाँ हैं वो बिल्कुल नाअहली के ऊपर थी, नालायकी के ऊपर थी। और हमने पहले दिन से कहा था कि हुकूमत जो इकदाम उठा रही है इससे बदतरीन महंगाई और बेरोजगारी आएगी। अब आम आदमी के लिए मसला ये है कि क्या वो एहतजाज के अंदर शरीक हो या अपने बच्चों के लिए 2 वक्त की रोटी लेकर आए। वो इस चक्की में फंसा हुआ है, लेकिन एक वक्त आएगा कि जब वो डेस्परेट हो जाएगा और वो अपनी मेहनत के बावजूद भी बच्चों को रोटी नहीं दे सकेगा, तो ये एक लावा फटेगा, ये अनकरीब फटेगा। क्योंकि जो मुश्किलात इस वक्त पैदा हो गई हैं गरीबों के लिए, मजदूरों के लिए, जो बंदा 500-700 रुपए की दिहाड़ी लगाता है उसके लिए मुमकिन नहीं है कि वो 7-8 अफराद के कुनबे का पेट पाल सके। जो इंसान दर्जे चहारम का मुलाजिम है, या 25,000 या 30 या 35,000 तनख्वाह लेता है, वो अपने बूढ़े वालिदैन के लिए उनकी दवाइयाँ नहीं ले सकता, बच्चों के लिए खुराक नहीं ले सकता, बिजली के बिल नहीं अदा कर सकता, उनको स्कूलों की फीसें नहीं अदा कर सकता। ये लोग इस वक्त बोझ के तले दबे हुए हैं। लेकिन जब वो समझेंगे कि अब ये चीज़ बिल्कुल नाकाबिले बर्दाश्त हो गई है, तो किसी भी वक्त आप देखेंगे कि ये लावा फटेगा, और ये बहुत बुरा फटेगा, बहुत बुरा फटेगा। नाज़िम, मुस्लिम लीग नवाज़ के सेक्रेटरी जनरल एहसन इकबाल से हमारी गुफ्तगू जारी है। वक्त हुआ है मुख्तसर से कमर्शियल ब्रेक का, मिलते हैं इस वक्फे के बाद। वेलकम बैक। एहसन इकबाल साहब, अब ज़रा और थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अक़वाम मुत्तहिदा की जो जनरल असम्बली है, इस दफ़ा उसका इजलास जो है वो ज़ाहिर है बहुत हंगामा खेज़ रहा। वहाँ अफ़गानिस्तान की सूरत हाल के तनाजुर में बड़ी ये अहम इजलास था। पहली बात तो ये बताइएगा कि ज़ाहिर है वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने वर्चुअल ख़िताब किया, आप नहीं समझते कि उनका ख़िताब मौसर था और उन्होंने पाकिस्तान का मुकदमा जो है वो तासुरअंगेज़ अंदाज में पेश किया? देखिए नदीम साहब, इस वक्त पाकिस्तान अपनी तारीख के, अगर मैं कहूँ कि वन ऑफ द वर्स्ट डिप्लोमेटिक क्राइसिस से गुजर रहा है तो गलत नहीं होगा। इस वक्त पूरी मगरबी दुनिया पाकिस्तान के खिलाफ अफगानिस्तान की सूरत की वजह से सफ आ रहा है, और हमारा जो हमसाया मुल्क है वो भी उस आग के अंदर पूरा तेल छिड़क रहा है। ये वो वक्त था कि जब वज़ीर आज़म को जनरल असम्बली में जाके मुल्क के लिए लॉबिंग करनी चाहिए थी। वहाँ सरबराहान मुमलकत को मिलकर पाकिस्तान के नुक्ते नज़र से आगाह करना चाहिए था। लेकिन हमारे वज़ीर आज़म ने अपने घर में बैठ के ऑनलाइन वर्चुअल खिताब करने को तरजीह दी, और हमारे जो हमसाया मुल्क के वज़ीर आज़म है वो वहाँ भागे भागे पहुँचे, सरबराहान से मुलाकातें कर रहे हैं, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ लोगों को अपना मुकदमा पेश कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल में कौम ये जानना चाहती है कि हमारा वज़ीर आज़म क्यों घर बैठा रहा, जबकि मैदान जो है वो जनरल असम्बली में सजा हुआ था और मुल्क को ज़रूरत थी कि वहाँ पे लॉबिंग की जाए। और किस वजह से ये नहीं गए? क्या इस वजह से नहीं गए कि इनको मुलाकात के लिए किसी ने वक्त नहीं दिया? जो वहाँ से इतलात हैं वो ये हैं कि किसी काबिल ज़िक्र आलमी रहनुमा ने हमारे वज़ीर आज़म को मुलाकात का वक्त कंफर्म नहीं किया था, लिहाजा फिर इन्होंने आफियत यही समझी कि घर से वर्चुअल इजलास पे खिताब कर लिया जाए। तो इसकी तो कोई अहमियत नहीं है, आप घर बैठ के जो मर्जी तकरीर कर लें। अब इसमें एहसन इकबाल साहब ये फरमाइएगा कि जो हम देखते आए हैं
क्योंकि 3 दफ़ा मैं भी गया हूँ जनरल असम्बली के इजलास में। वहाँ पे रवायत रही है कि जो भी पाकिस्तान का वज़ीर आज़म या सदर जाता है उसकी अमेरिका के सदर से मुलाकात होती है, चाहे वो मुलाकात जो है वो 7 मिनटों की हो, चाहे वो मुलाकात जो है वो 20 मिनट की हो, लेकिन वो होती ज़रूर है। लेकिन इस वक्त पाकिस्तान और अमेरिका के जो ताल्लुकात हैं, हालांकि अफ़गानिस्तान के अंदर हमने उनकी बहुत मदद की है, लेकिन एक तनाव और एक खलीज है। ऐसी सूरत हाल में क्या वज़ीर आज़म इमरान ख़ान का जाना बनता था कि वो जाते और वहाँ पर अमरीकी सदर से मुलाकात ना होती, और वो जो पाकिस्तान अचीव करना चाहता था अगर वो नहीं अचीव हो रहा फ़िल वक्त, तो ये मुनासिब नहीं था? देखिए, अगर अमेरिका के सदर से बात नहीं हो रही तो ये भी लम्हा फिक्रिया है ना कि पाकिस्तान कोई हेटी या जुबूटी तो नहीं है। पाकिस्तान तो एक न्यूक्लियर पावर है, वन ऑफ द 7 न्यूक्लियर पावर्स ऑफ द वर्ल्ड। कि हम इस सतह पे क्यों आ गए हैं कि वज़ीर आज़म को शिकायत करनी पड़ती है कि कोई मुझे फ़ोन करता नहीं है, और जिसे मैं फ़ोन करता हूँ वो फ़ोन उठाता नहीं है, और जिससे मेरी बात हो जाए वो मेरी बात मानती नहीं है। तो ये अगर पाकिस्तान की आज वज़ीर आज़म की लेवल हो गई है, तो ये तो हुकूमत की उस सफारती पॉलिसी का एक इश्तिहार है जो पाकिस्तान के लिए इन्होंने नाकामियाँ इकट्ठी की हैं। मैं समझता हूँ, चलिए मान लीजिए अमेरिका के सदर से मुलाकात नहीं थी, लेकिन हमेशा ये होता है कि अगर अमेरिका का सदर ना मिले, नायब सदर मिल लेता है, और अमेरिका ना भी हो, बाकी जो सिक्योरिटी काउंसिल के ममालिक हैं, जो सिक्योरिटी काउंसिल मेंबर स्टेट्स हैं, उनके सरबराहान से मिलना तो बेहद ज़रूरी था, ताकि पाकिस्तान अपने खिलाफ होने वाली जो इस वक्त साजिशें उनका तोड़ कर सके। यूरोपियन यूनियन कंट्रीज हैं, उनसे मिला जा सकता था, जापान के सरबराह से मिला जा सकता था, और जो G7 कंट्रीज हैं उनसे मिला जा सकता था। यहाँ तो लगता है कि किसी काबिल जिक्र आलमी रहनुमा ने इनको टाइम ही नहीं दिया, और ये फिर घर बैठने पे मजबूर हो गए। अच्छा, ये एहसन इकबाल साहब ये फरमाइएगा, ये जो क्वाड का इजलास हुआ है, ज़ाहिर है कि अफ़गानिस्तान के तनाजुर में इस इजलास की एक बड़ी अहमियत है। बुनियादी फ़ोकस जो है वो इसमें आपको चीन दिखाई देता है, या आपको लगता है कि पाकिस्तान जो है उसके ऊपर अब अमेरिका की जानिब से ज़्यादा सख्ती जो है वो होने जा रही है? IMF के प्रोग्राम का अगर इसी तनाजुर में आप देखें पाक अमेरिका ताल्लुकात के, तो क्या मुस्तकबिल है, क्योंकि वज़ीर ख़जाना ने भी जाना है? देखिए, जो डिप्लोमेसी है ये नहायत ही हसास शोबा होती है, और जब आप हुकूमत में हो तो आपको जज्बातियात की बजाय नहायत ही फरासत के साथ, तदब्बुर के साथ, ठंडे दिल और दिमाग के साथ मुल्क के मफाद में फ़ैसले करने होते हैं। ये बड़के लगाने से डिप्लोमेसी नहीं होती। हमारे लोगों ने जिस तरह अफगानिस्तान के वाक़यात पर अमेरिका को भड़के लगाई हैं, तो क्या आप ये सोच सकते हैं कि उसके जवाब में अमेरिका से अब फूल आएंगे? आप एक जो सुपर पावर है, जब उसको बेइज्जत करेंगे, जब आप उसको बहुत ज़्यादा टॉन्ट करेंगे, तो उसके जवाब में क्या आपको मिलेगा? तो ये अब हुकूमत को देखना पड़ेगा कि जो कुछ इन्होंने कॉन्डक्ट किया है उसका रद्द-ए-अमल कैसे आता है, और आगे आगे क्या चीज़ें होंगी। हालत ये है कि हमारी वल्नरेबिलिटी तो ऐसी है कि अगर IMF की एक किस्त रुक जाए तो हुकूमत का पसीना निकल जाएगा। तो लिहाजा इसी हवाले से जो डिप्लोमेटिक पॉलिसीज़ हैं उनको करना चाहिए कि जो पाकिस्तान के मफादात हैं उनका नुकसान ना हो, और हम दुनिया की जो बरादरी है उसके साथ भी कट के ना चलें, बल्कि साथ के चलें, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में इजाफा करें। आज तो हालत यह है कि पाकिस्तान के जितने भी रेलेवेंट मुल्क हैं, चाहे वो चीन है, चाहे वो अमेरिका है, चाहे वो बरतानिया है, चाहे वो गल्फ स्टेट्स हैं, मुस्लिम स्टेट्स हैं, किसी के साथ भी हमारे कोई गैर मामूली गर्म जोशी के ताल्लुकात इस हुकूमत ने नहीं छोड़े। ऐसी सूरत हाल 2018 से पहले नहीं थी। हमारे चीन के साथ बेहतरीन ताल्लुकात थे, अमेरिका के साथ एक वर्किंग रिलेशनशिप था, यूरोपियन यूनियन के साथ बहुत अच्छा ताल्लुक था, हम GSP+ जीतने में कामयाब हुए, उसकी एक्सटेंशन की। गल्फ कंट्रीज के साथ बड़े गर्म जोशी के ताल्लुकात थे। आज तो हम तनहा खड़े हैं, हमें कोई नजर नहीं आता कि कोई हमारी एहसन इकबाल साहब, इसमें सवाल ये पैदा होता है कि आप क्या देख रहे हैं, क्योंकि जाहिर है पाकिस्तान के जो माली मामलात हैं वो कमज़ोर हैं, और जो मालियाती इदारे हैं वो ज़ाहिर है अमेरिका के ज़ेर असर हैं। तो आपको क्या लग रहा है कि इस वक्त जो ये एक स्ट्रेंड कैफियत है
ये आपको आगे चलती हुई दिखाई दे रही है? देखिए, अल्लाह करे कि हालात बेहतर हों, खुदा करे कि कम से कम असरात हों, लेकिन जो इस वक्त मारूजी हालात हैं और जो हुकूमत की पॉलिसियां हैं, मेरे ख्याल में अगले 6 माह के अंदर हमें काफ़ी सख्तियों का सामना करना पड़ सकता है और हालात जो हैं वो मज़ीद बिगड़ सकते हैं। आपको क्या लग रहा है, फिटैफ भी का क्या सिलसिला होने जा रहा है और IMF का जो मामला है ये आपको हल होता हुआ दिखाई देता है? देखिए, जब आपके मुल्क के वज़ीर आज़म पूरी दुनिया के फोरम्स पे जाके ये कहें कि हमारे मुल्क से बहुत ज़्यादा मनी लॉन्ड्रिंग होती है और हम दुनिया के चंद एक बड़े मनी लॉन्डर्स में से हैं, तो फैटफ आपके साथ क्या करेगा? वो तो आपकी और मजीद पड़ताल करेगा। ये तो आप अपने मुल्क की तबाही और बर्बादी कर रहे हैं, मुल्क की बदनामी कर रहे हैं। मुझे आप बताइए कि क्या कभी आपने सुना भी है कि कोई चोर जो है या कोई ऐसा गिरोह के जो बहुत ज्यादा डाकाजनी असल में करता हो, वो दुनिया में जाके इश्तिहार लगाता हो कि हम बड़े चोर होते हैं? मान भी लिया जाए अगर इमरान खान की बात कि जी पाकिस्तान में बड़ी मनी लॉन्ड्रिंग होती है, तो क्या दुनिया में कोई मुल्क का सरबराह अपने मुल्क की इस तरह तस्वीर खींचता है? अव्वल तो ऐसी बात नहीं है, ये सब झूठ है जो सिर्फ मुखालफों को फंसाने के लिए, मुखालफों के गिर्द घेरातान करने के लिए इन्होंने अफसाने बनाए हुए हैं, अलिफ लैला की कहानियां बनाई हुई हैं। लेकिन मैं तो ये कहता हूं कि अगर ये अलिफ लैला की कहानियां सच्ची भी हों, तो जो हेड ऑफ स्टेट है उसका काम तो यह है कि वो अपने मुल्क की जो मुस्बत बातें हैं वो बैनुल अक़वामी स्टेज पे जाके करे। ये एक ऐसा लीडर है कि वो अपने मुल्क की तमाम बदखोइयां जाके हर इंटरनेशनल फोरम पे करता है, तो फिर फैटफ क्या करेगा वहाँ पे? मेरे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो रहा है। बहुत शुक्रिया एहसन इकबाल साहब। नाज़रीन, ये थे सेक्रेटरी जनरल मुस्लिम लीग नवाज़ एहसन इकबाल। आपने उनकी गुफ्तगू सुनी। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।